जरा सोचिए कि कोई इंसान अपने घर पर आराम से सोफे पे बैठा है, चाय पी रहा है और अचानक उसके स्मार्टफोन पर एक वीडियो कॉल फ्लैश होती है। और वो कोई नॉर्मल कॉल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर किसी अननोन नंबर की जगह सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स या किसी सरकारी एजेंसी का लोगो दिख रहा है। और कॉल उठाते ही सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी बैठा है, पीछे अशोक स्तंभ लगा है, मतलब पूरा सेटअप। हाँ, और बैकग्राउंड से वायरलेस सेट की आवाजें भी आ रही हैं। वो वर्दी वाला आदमी बहुत ही सख्त आवाज में कहता है कि एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें गैर कानूनी सामान है। अरे बाप रे। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो कहता है कि ये पार्सल सीधे उसी इंसान के आधार कार्ड से जुड़ा है और अब उसे डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब वो इंसान अपनी स्क्रीन के सामने से हट नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। सही कहा। जब तक वो एक बहुत बड़ी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ट्रांसफर नहीं करता, वो इस वर्चुअल जेल में ही कैद रहेगा। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज के टाइम की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक है ना, जो इंसान के सोचने समझने की पूरी कैपेसिटी को सुन्न कर देता है। जब कोई इंसान खुद को स्क्रीन पर ऐसे नकली पुलिस स्टेशन के सामने पाता है, तो उसका दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि ये एक धोखा है। यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि अथॉरिटी का, यानी सत्ता के डर का बाकायदा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज हम इस विषय की इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं। 28 अप्रैल 2026 की एक बेहद अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है, जिसने इस पूरे खतरे के स्केल को उजागर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट। राइट। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक जनवरी 2026 से लेकर अब तक व्हाट्सएप ने भारत में लगभग 9,400 अकाउंट्स को बैन किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? ये सारे अकाउंट्स इसी डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम नेटवर्क का हिस्सा थे। तो आज की इस चर्चा का हमारा मेन मिशन यही समझना है कि आखिर सरकार, टेक कंपनियां और जांच एजेंसियां इस अदृश्य खतरे से कैसे निपट रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक आम स्मार्टफोन यूजर इन टेक्निकल बदलावों के बीच खुद को सेफ कैसे रख सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस 9,400 अकाउंट्स के बैन होने वाले आंकड़े को थोड़ा खोलते हैं। इतने कम टाइम में एक साथ इतने सारे अकाउंट्स को बैन करना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब क्या व्हाट्सएप एक अकाउंट को मैनुअली मॉनिटर कर रहा था? यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, वो दरअसल साइलोस को तोड़ने का, मतलब अलग अलग दायरों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले क्या होता था, अगर किसी एक छोटे से शहर में कोई साइबर ठगी हुई, तो वो उसी शहर के पुलिस स्टेशन की फाइलों में दब जाती थी। एग्जैक्टली। और ठग किसी दूसरे राज्य में बैठकर अपना काम कर रहे होते थे। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, जिसे हम शॉर्ट में I4C कहते हैं, उसने एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करना शुरू कर दिया है। मतलब ये अलग अलग थानों की FIR और शिकायतों का जो सारा डेटा है, वो एक जगह जमा कर रहे हैं। बिल्कुल। I4C पूरे देश से आ रही शिकायतों का डेटा इकट्ठा करता है। जब वो इस डेटा को एनालाइज करते हैं, तो उन्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं। अच्छा, कैसे पैटर्न? जैसे वो देखते हैं कि एक ही सीरीज के नंबर या कुछ खास नंबरों का इस्तेमाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों को धमकाने के लिए किया जा रहा है। फिर I4C ये जानकारी MeitY और DOT यानी दूरसंचार विभाग के साथ शेयर करता है। ओके, और फिर ये डेटा व्हाट्सएप के पास जाता है? हाँ, ये सारा वेरीफाइड डेटा व्हाट्सएप जैसी टेक कंपनियों को सौंपा जाता है। अब व्हाट्सएप के पास अपनी खुद की मशीन लर्निंग तकनीक होती है। वो इन नंबरों के मेटा डेटा की जांच करते हैं। मेटा डेटा मतलब? लोगों के प्राइवेट मैसेज तो नहीं पढ़ते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेटा डेटा का मतलब है कि वो ये देखते हैं कि क्या कोई नया अकाउंट एक ही दिन में, मान लीजिए, सैकड़ों अनजान लोगों को वीडियो कॉल कर रहा है। ओह, समझ गई। तो जब सरकारी एजेंसियों का डेटा और व्हाट्सएप का अपना नेटवर्क एनालिसिस आपस में मिलता है, तब जाकर एक साथ हजारों अकाउंट्स पर बैन लगाने की ये बड़ी कार्रवाई मुमकिन हो पाती है। ये तो ऐसा हुआ कि अब एजेंसियां सिर्फ एक एक मच्छर को नहीं मार रही हैं, बल्कि उस पूरे तालाब को ही साफ कर रही हैं जहां से मच्छर पैदा हो रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। लेकिन जब हमें ये पता चल गया है कि ठग लोगों को फंसाने के लिए इन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन ऐप्स के अंदर आम नागरिक के बचाव के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि जब किसी के फोन की घंटी बजती है, तो उस समय तो I4C या DOT वहां मौजूद नहीं होते। उस वक्त तो इंसान बिल्कुल अकेला होता है ना। रिपोर्ट में जिक्र है कि व्हाट्सएप कुछ नए सेफ्टी फीचर्स ला रहा है। ये फीचर्स एक नॉन टेक्निकल इंसान को कैसे बचाएंगे? देखिए, व्हाट्सएप दो बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर्स लेकर आ रहा है। पहला है न्यू अकाउंट अलर्ट। होता क्या है कि ठग आमतौर पर पकड़े जाने के डर से हर कुछ दिनों में एक नया अकाउंट बनाते हैं। राइट, वो पुराने नंबर डंप कर देते होंगे। बिल्कुल। तो अब अगर किसी के पास ऐसे अकाउंट से कॉल या मैसेज आता है जो हाल ही में बना है, तो स्क्रीन पर एक साफ वार्निंग दिखाई देगी कि ये एक नया अकाउंट है। अच्छा, मतलब दिमाग को पहले ही थोड़ा अलर्ट मिल जाएगा। हाँ, ये अलर्ट एक तरह से दिमाग को जगाने का काम करेगा। लेकिन जो दूसरा फीचर है, वो इससे भी ज्यादा गहरा असर डालने वाला है।
ये फीचर सीधे तौर पर ठगों के सबसे बड़े हथियार यानी उनकी नकली पहचान पर हमला करता है। नकली पहचान मतलब वो जो पुलिस या सीबीआई का लोगो अपनी प्रोफाइल पिक्चर या डीपी में लगा कर रखते हैं। बिल्कुल वही। नया सिस्टम कुछ इस तरह काम करेगा कि अगर कोई सस्पिशियस कॉलर जिसके पैटर्न से स्पैम या फ्रॉड की बू आती है, अगर वो अपनी डीपी में किसी भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या न्यायपालिका का लोगो इस्तेमाल करता है तो व्हाट्सएप का सिस्टम उस प्रोफाइल पिक्चर को अपने आप हाइड कर देगा, छिपा देगा। वाह, मतलब कॉल रिसीव करने वाले को कोई पुलिस का लोगो या वर्दी नहीं दिखाई देगी? नहीं, सिर्फ एक खाली प्रोफाइल और एक अननोन नंबर दिखाई देगा। लेकिन यार अगर डीपी छिप भी गए तो सामने वाला कॉलर तो मुंह से यही बोलेगा ना कि वो पुलिस वाला है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या सिर्फ एक फोटो के ना दिखने से इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि कोई इंसान फ्रॉड का शिकार होने से बच जाए? देखिए, यहीं पर ह्यूमन साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। जब हमारा दिमाग किसी खतरे को देखता है, खासकर किसी ऐसी चीज को जो सीधे अथॉरिटी से जुड़ी हो, जैसे वर्दी या शोक स्तंभ, हाँ, तो दिमाग का लॉजिक वाला हिस्सा काम करना कम कर देता है। दिमाग सीधे फाइट या फ्लाइट मोड में यानी पैनिक मोड में चला जाता है। अरे हाँ, डर के मारे लोग सोचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और ठग इसी शुरुआती पैनिक का फायदा उठाते हैं। वो चाहते हैं कि कॉल उठाते ही सामने वाले के दिमाग में खौफ बैठ जाए। जब व्हाट्सएप उस डीपी को छिपा देता है तो वो उस विजुअल ट्रिगर को, उस दृश्य वाले झटके को वहीं रोक देता है। मतलब ऐप एक तरह से दिमाग को घबराने से पहले ही शांत रहने का मौका दे रही है। सही बात है। जब सामने कोई सरकारी लोगो नहीं फ्लैश होगा तो इंसान के पास ये सोचने का टाइम होगा कि ये महज एक स्पैम कॉल हो सकती है। ये वाकई एक बहुत ही मजबूत बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। और साइबर सिक्योरिटी में पहला कदम यही होता है कि बातचीत को शुरू होने से ही कैसे रोका जाए। अगर इंसान के मन में डाउट आ गया तो ठगी की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो बात हुई ऐप की दुनिया की। इन ठगों को कॉल करने के लिए सिम कार्ड चाहिए, और अगर वो किसी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए तो वो पैसा मंगवाने के लिए बैंक अकाउंट भी तो चाहिए। अगर ऐप ने किसी को नहीं बचाया तो क्या ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी टेलीकॉम और बैंकिंग सिस्टम, क्या ये इन ठगों को खुली छूट दे रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ भी बहुत काम हो रहा है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि डीओटी और टेलीकॉम कंपनियों के एक नए सिस्टम का जिक्र है जिसके तहत संदिग्ध सिम कार्ड्स को 2 से 3 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये जो 2 से 3 घंटे वाली टाइम लिमिट है ना, ये साइबर क्राइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाली है। अच्छा, वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ठग काम कैसे करते हैं। वो थोक के भाव में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का यूज करके हजारों सिम कार्ड खरीदते हैं। उनके लिए हर सिम कार्ड एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। ओके। वो एक सिम को एक्टिवेट करते हैं और उससे कम से कम हफ्तों या महीनों तक सैकड़ों लोगों को शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। पहले एक संदिग्ध सिम को ट्रैक करने और उसे ब्लॉक करने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे। और तब तक तो ठग उस सिम का पूरा इस्तेमाल करके उसे डस्टबिन में फेंक चुके होते होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ 2 से 3 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाए तो मुझे इसमें एक पेच नजर आ रहा है। क्या 2 घंटे का टाइम तो किसी इंसान के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ाने के लिए बहुत होता है। मतलब डिजिटल अरेस्ट में तो ठग कुछ ही मिनटों में इंसान को डराकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। ये बात तो है। तो फिर ये 2 घंटे वाला रूल किसी व्यक्ति की गाड़ी कमाई को लुटने से कैसे बचाएगा? क्या ये स्पीड वाकई काफी है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हाँ, 2 घंटे में नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सरकार इस प्रॉब्लम को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि इकोसिस्टम के लेवल पर खत्म करने की कोशिश कर रही है। इकोसिस्टम के लेवल पर मतलब ठगों का पूरा बिजनेस मॉडल स्केल पे डिपेंड करता है, बड़े पैमाने पर। वो एक दिन में 1000 कॉल करते हैं, तब जाकर कोई एक इंसान उनके जाल में फंसता है। अच्छा, कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है इनका। बिल्कुल। अब अगर डीओटी उनके कॉलिंग पैटर्न को पहचान कर उनके सिम कार्ड्स को 2 से 3 घंटे में ब्लॉक करना शुरू कर दे तो ठग वो 1000 कॉल कर ही नहीं पाएंगे। ओह, अब समझी। उनके लिए उस सिम कार्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI खत्म हो जाएगा। जब उनका टूल ही हर 2 घंटे में बंद होने लगेगा तो उनके लिए ये धंधा चलाना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो जाएगा। वाओ, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि बैंक लूटने आए चोरों की गाड़ी का टायर रास्ते में पंचर कर दिया जाए। वो 1-2 गली तो शायद पैदल भाग लेंगे लेकिन शहर पार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और जहां तक बैंक की बात है, रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का भी जिक्र है। RBI ने बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOP तैयार किया है ताकि साइबर फ्रॉड से जुड़े जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें टेम्पररी तौर पर फ्रीज किया जा सके। तो ये पैसों के लेन देन में जो ये म्यूल अकाउंट्स या भाड़े के खाते होते हैं, इनका क्या रोल होता है? देखिए, म्यूल अकाउंट्स ना इस पूरे सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी हैं।
जब कोई विक्टिम डर के मारे पैसे ट्रांसफर करता है तो वो पैसे सीधे ठग के असली बैंक अकाउंट में कभी नहीं जाते। तो कहाँ जाते हैं? वो पैसे एक ऐसे खाते में जाते हैं जो किसी आम नागरिक का होता है। ठग अक्सर सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर या चंद रुपयों का लालच देकर गरीब लोगों, स्टूडेंट्स या मजदूरों से उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं। मतलब उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका खाता क्राइम में यूज हो रहा है। हाँ, पीड़ित का पैसा पहले इन खातों में आता है और फिर यहां से तुरंत 10 अलग अलग खातों में बांट दिया जाता है और फिर वहां से क्रिप्टो करेंसी में या विदेश भेज दिया जाता है। इस पूरी चेन को ट्रैक करना पुलिस के लिए एक नाइटमेयर होता है। बाप रे, तो फिर आरबीआई की ये नई एसओपी इस चेन को कैसे तोड़ेगी? इस नई एसओपी का मेन टारगेट है पैसे की स्पीड को रोकना। जैसे ही सिस्टम को किसी ट्रांजैक्शन पर डाउट होता है, मान लीजिए एक ऐसे खाते में अचानक 50 लाख रुपए आ जाएं जिसमें आमतौर पर सिर्फ 500 रुपए रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। या फिर जैसे ही कोई पीड़ित शिकायत दर्ज कराता है तो बैंक सिर्फ उस एक खाते को नहीं बल्कि उस पैसे के आगे जाने वाले पूरे रास्ते को टेम्परेरी फ्रीज कर देगा। पैसा जहां है वहीं जम जाएगा। मतलब ठग उस पैसे को न निकाल पाएंगे और न ही आगे ट्रांसफर कर पाएंगे। सही कहा। और पैसा अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रुका रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे असली मालिक को वापस लौटाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब हम उनके दोनों मेन रास्तों को काट रहे हैं, कम्युनिकेशन का रास्ता सिम ब्लॉक करके और पैसों का रास्ता बैंक अकाउंट फ्रीज करके। एग्जैक्टली। लेकिन यार, एक बात जो बार बार दिमाग में आती है वो ये है कि सिम ब्लॉक करना और ट्रांजैक्शन फ्रीज करना तो आग लगने पे पानी डालने जैसी बात हुई ना। रिपोर्ट में सीबीआई के भी इस मैदान में उतरने की बात कही गई है। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपने हाथ में लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की एक मिनिमम लिमिट तय की है। जी हाँ, थ्रेशोल्ड। हाँ। और खबर है कि दिल्ली का एक करीब 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला उन्होंने रजिस्टर भी किया है। जब हम 10 करोड़ या 23 करोड़ जैसी रकम सुनते हैं तो लगता है कि ये कोई गली मोहल्ले के छोटे मोटे क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि साइबर क्राइम कोई एक अकेला इंसान किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कर रहा है। तो फिर ये कैसे ऑपरेट करते हैं? जब हम 10 करोड़ की लिमिट की बात करते हैं ना, तो हम एक पूरी तरह से कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहे हैं। इन सिंडिकेट्स के बाकायदा कॉल सेंटर्स होते हैं? मतलब बाकायदा ऑफिस होते हैं। हाँ, इनमें एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को नौकरी पर रखता है। इन कॉलर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनमें लिखा होता है कि अगर सामने वाला इंसान रोने लगे तो क्या बोलना है, गुस्सा करे तो क्या बोलना है। ये तो बहुत ही खतरनाक लेवल की प्लानिंग है। बिल्कुल। इनके अपने मंथली टारगेट्स होते हैं। लोकल पुलिस के पास अक्सर इन इंटरनेशनल या इंटरस्टेट नेटवर्क्स की जांच करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज दोनों की कमी होती है। लेकिन सीबीआई के पास तो पहले से इतने सारे बड़े केसेस होते हैं। ये जो 10 करोड़ की लिमिट तय की है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये लिमिट तय करना एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। देखिए, एक 50,000 रुपए के फ्रॉड की जांच करने में उतना ही कागजी काम और रिसोर्स लगता है जितना कि 50 करोड़ के फ्रॉड में। अच्छा। सीबीआई के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। 10 करोड़ की लिमिट ये श्योर करती है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अपनी ताकत उन छोटे मोहरों पर बर्बाद ना करे जो सिर्फ फोन मिला रहे हैं। मतलब वो सीधा बॉस को पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। वो सीधे उन बड़े सरगणों और मास्टरमाइंड्स की गर्दन तक पहुंचे जो इस पूरे कॉल सेंटर को फंड कर रहे हैं, जो दुबई या किसी और देश में बैठकर पैसा घुमा रहे हैं। जब सरगना पकड़ा जाएगा तो पूरा नेटवर्क अपने आप ढह जाएगा। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। जड़ पर प्रहार करना हमेशा पत्तों को काटने से बेहतर होता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। वो क्या? जब तक इन कॉल सेंटर्स को काम करने के लिए फर्जी सिम कार्ड्स मिलते रहेंगे, ये नए लड़के भर्ती करते रहेंगे। रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम डेडलाइन दी गई है। डीओटी को दिसंबर 2026 तक एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने को कहा गया है ताकि रियल टाइम सिम मॉनिटरिंग हो सके। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसी क्या खामी है जो इस नए बायोमेट्रिक सिस्टम की जरूरत आन पड़ी? देखिए, आज की तारीख में जो सिम वेरिफिकेशन होता है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। मान लीजिए कोई आम इंसान किसी होटल में रुकने जाता है या कोई गाड़ी खरीदता है तो वो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देता है। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। ठग इन्हीं फोटोकॉपीज को ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं और करप्ट सिम वेंडर्स के साथ मिलकर उनके नाम पर हजारों सिम एक्टिवेट कर लेते हैं। बाप रे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अपना सिम लेने जाता है, मशीन पर अंगूठा लगाता है और वेंडर कहता है कि अरे मशीन नहीं चली, दोबारा अंगूठा लगाइए। हाँ, ऐसा तो कई बार होता है नेटवर्क इश्यू की वजह से। असल में उस वेंडर ने उस दूसरे अंगूठे के निशान से एक और सिम चालू कर लिया होता है जिसे वो ठगों को बेच देता है। इसे पॉइंट ऑफ सेल फ्रॉड कहते हैं। ओह माय गॉड। तो ये जो नया रियल टाइम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम आ रहा है, ये इस धांधली को कैसे रोकेगा? रियल टाइम का मतलब है कि अब सिर्फ कोई फोटोकॉपी या पुराना डेटा काम नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति सिम लेने जाएगा तो उसी वक्त लाइव तरीके से उसकी उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली का स्कैन सीधा सेंट्रल डेटाबेस से मैच किया जाएगा। ओके।
ये कंफर्म करेगा कि जो इंसान सामने खड़ा है सिम उसी के नाम पर और उसी की परमिशन से इशू हो रहा है। इसके लागू होने के बाद किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर थोक में सिम कार्ड निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये नया सिस्टम फर्जी सिम्स को उस पूरी सप्लाई लाइन को ही काट देगा जिस पर ये सारे ठग जिंदा हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो ये तस्वीर साफ होती है कि आम इंसान को अब अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अब 4 स्तरों की यानी 4 लेवल्स की एक बहुत ही मजबूत ढाल तैयार की जा रही है। पहली ढाल फोन के अंदर है, व्हाट्सएप का वो सिस्टम जो नकली पुलिस की डीपी को गायब कर देगा और इंसान के दिमाग को पैनिक होने से बचाएगा। दूसरी ढाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर है, टेलीकॉम विभाग का वो एक्शन जो किसी भी संदिग्ध सिम को सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर ब्लॉक करके ठगों का ROI बिगाड़ देगा। सही। तीसरी ढाल बैंकिंग सिस्टम में है, रिजर्व बैंक के नियमों के तहत म्यूल अकाउंट्स की चेन का फ्रीज होना ताकि पैसा सेफ रहे। और चौथी और सबसे मजबूत ढाल दिसंबर 2026 में आने वाला बायोमेट्रिक सिस्टम जो फर्जी सिम के इस पूरे बिजनेस को ही जड़ से खत्म कर देगा। बिल्कुल। इन चारों कड़ियों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो एक बात एकदम क्लियर हो जाती है। अब सिर्फ क्राइम होने के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने वाला एटीट्यूड नहीं रहा। हाँ, प्रोएक्टिव अप्रोच है अब। बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी, सरकार और बैंकिंग सिस्टम तीनों मिलकर अपराध को होने से पहले रोकने की दिशा में बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ये एक आम स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन इन सारी सेफ्टी की दीवारों के बावजूद एक सवाल है जो पीछा नहीं छोड़ता। साइबर क्राइम की दुनिया ना शतरंज के खेल जैसी है। जब सरकार एक चाल चलती है तो ठग भी अपनी अगली चाल सोचते हैं। हाँ, ये तो है। जरा सोचने वाली बात है कि जब दिसंबर 2026 में बायोमेट्रिक्स पूरी तरह लागू हो जाएंगे और किसी दूसरे के नाम पर फर्जी सिम लेना नामुमकिन हो जाएगा, तब ये ऑर्गेनाइज गिरोह अगला कौन सा रास्ता अपनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अगला बड़ा खतरा डीप फेक्स और AI का होगा? मतलब सोचिए, अगर फोन की स्क्रीन पर कोई अननोन पुलिस वाला नहीं बल्कि आपके अपने किसी परिवार के सदस्य का चेहरा हो और उसी की आवाज में वो मदद मांग रहा हो, तब हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन होगी, है ना? हमारी डिजिटल जिंदगी में चोर और सिपाही का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका अगला और शायद कहीं ज्यादा चैलेंजिंग लेवल बस शुरू ही होने वाला है। इस नए खतरे के लिए हमें अपनी आंखें और कान दोनों हमेशा खुले रखने होंगे।